देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सावित्री मंडावी या ब्रह्मानंद नेताम कौन बनेगा कप्तान, इसकी जंग लगातार जारी है। इसका फैसला आज हो जाएगा। दोनों में से जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये उपचुनाव के परिणाम में साफ हो जाएगा। इसके लिए भानु प्रतापपुर में शासकीय कॉलेज में काउंटिंग ये जारी है। 14 टेबल में 19 राउंड में वोटों की गिनती चल रही है। मतगणना के बीच बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो टोटल 7 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत का फैसला इस वक्त हो रहा है। एक नोटा यानी कुल मिला के 8 बटन थे जब मशीन खुली थी 5 तारीख को। और जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी, सर्व आदिवासी समाज की रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है तो इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे अकबर राम कोराम। इसके अलावा एक और इंडिपेंडेंट दिनेश कुमार कल्लो, अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से शिवलाल पूदो, डायमंड नेताम राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से हैं डायमंड नेताम, और इसके अलावा जीजीपी यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से घनश्याम जुर्री। और एयर कंडीशन है चुनाव का चिन्ह अकबर राम कोराम का। कितनी ठंडक पहुंचा पाएंगे सर्व आदिवासी समाज के कलेजे को, या फिर गर्मी से जूझते रहेंगे जो ब्रह्मानंद नेताम या सावित्री मंडावी की जंग से निकली है, इस पर हम जरा आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल अपडेट यह है कि करीब 4 से 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। फिलहाल 3 विकासखंड भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंदल, चारामा और भानु प्रतापपुर, और उसमें अभी दुर्ग कोंदल की काउंटिंग चल रही है। इसके बाद चारामा के वोट खुलेंगे और फिर आखिरी में भानु प्रतापपुर के वोट खुलेंगे। आसपास की 2 विधानसभा सीटें कांकेर और अंतागढ़, और दोनों एसटी सीटें, दोनों पर कांग्रेस के प्रत्याशी। 5वां उपचुनाव है। देखना यह होगा कि क्या 5वें उपचुनाव में भी कांग्रेस जीत बरकरार रख पाती है या नहीं। बिल्कुल, तो 5 राउंड की काउंटिंग यहां पर पूरी हो गई है और बढ़त जो है वो कांग्रेस की अभी भी कम नहीं हो रही। यानी कि सावित्री मंडावी ने जो पहले से लीड ले रखी थी, अभी वो 5 राउंड की काउंटिंग के बाद भी लगातार जारी है। इसी के साथ अकबर राम कोराम दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। और जैसा कि आसिफ बता रहे थे कि एयर कंडीशन उनका चुनाव चिन्ह है, और भानु प्रतापपुर में जिस तरह से सियासी सरगर्मी चल रही है, उस बीच कितनी ठंडक वो एयर कंडीशन पहुंचाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ तीसरे नंबर पर हैं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम, और ब्रह्मानंद नेताम भी आदिवासी समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, अच्छे नेता माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी ब्रह्मानंद नेताम तीसरे नंबर पर है। देखना होगा कि जब आगे की काउंटिंग होती है तो क्या ये जो फासला है ये कम हो पाता है या नहीं, क्योंकि 19 राउंड की काउंटिंग होनी है। 14 टेबल में 19 राउंड की काउंटिंग चल रही है, और अभी फिलहाल 5 राउंड की जब काउंटिंग पूरी हुई है तो 16,133 मतों के साथ सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। बिल्कुल, 1962 से ये भानु प्रतापपुर सीट जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो उस वक्त 1962 से ये विधानसभा सीट है भानु प्रतापपुर की, पुरानी सीट है। लेकिन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उसके बाद से लगातार अब तक चुनाव हुए हैं। सबसे पहले 2003 में, तब उस वक्त बीजेपी के देवलाल दुग्गा ने जीत दर्ज की थी, जो 2018 में मनोज मंडावी से हारे थे। तो पहले वो विधायक बने थे 2003 में। अगले 5 साल बाद जब 2008 का चुनाव हुआ था तब ब्रह्मानंद नेताम ने मनोज मंडावी को हराया था, और मनोज मंडावी वहां लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थे। 2013 में मनोज मंडावी जीते और 2018 में भी मनोज मंडावी जीते थे। और इस वक्त मेरे सहयोगी गौतम सरकार भानु प्रतापपुर से लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। साथ साथ 2 मेहमान हमारे साथ, विनयशील जी कांग्रेस से, अमित चिमनानी साहब बीजेपी की तरफ से। गौतम, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, फिलहाल क्या अपडेट चल रहा है, और अकबर राम कोराम का जो एसी है उनका चुनाव चिन्ह कितनी ठंडक पहुंचा रहा है सर्व आदिवासी समाज को, या मुश्किलें बढ़ा रहा है ब्रह्मानंद नेताम के लिए? ठंड ज्यादा है लगता है। हमारे जो संवाददाता हैं गौतम, अभी सिग्नल उनका फ्रीज हो गया इस ठंड के चक्कर में। मैं लौटता हूं आपके पास। बिल्कुल, अमित चिमनानी जी के ओर रुख कर लेते हैं। अमित चिमनानी जी, ये जो नतीजे हैं, इससे पहले जब भी चुनाव प्रचार हुआ है भानु प्रतापपुर में, तो तमाम ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी ताकत झोंकी है, और बीजेपी लगातार दावे भी कर रही थी जीत के। अभी क्या लगता है, अभी जब आगे काउंटिंग होगी तो कुछ बदलेगा क्या आंकड़ा? ऐसा ही कुछ रुझान देखने को मिलेगा। उसके बाद निश्चित तौर पर बीजेपी को धीरे धीरे बढ़त मिलने की उम्मीद है। और जहां तक मुद्दों की हम बात कर रहे थे, हर वो मुद्दा जो कांग्रेस पिछले चुनाव में गिनाती रही थी, इन चुनाव में किसी प्रकार की मुद्दे की बात नहीं की। और कांग्रेस के लिए ये स्वयं सोच का विषय होगा कि बीजेपी तो उसका विपक्ष है ही है, सर्व आदिवासी समाज अब उसका एक लोकतांत्रिक विपक्ष हो रहा है, जिनकी सत्ता है, जो ये कहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा,
हम पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए हमने सबसे अच्छा काम करके दिखाया है। अभी भी मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र है, बोलने भी देते हैं लोगों को और उनका सॉल्यूशन भी करते हैं। उसके बावजूद प्रत्याशी का खड़ा हो जाना, उसका इतने वोट ले आना, आखिर ये कांग्रेस के अगेंस्ट ही तो है, ये सरकार के लिए ही तो विरोध है, सरकार का ही तो विरोध है। जिसका सत्ता पक्ष है उसके विरोध में हम तो है ही हैं, हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अकबर कुर्राम जी ने जिस हिसाब से यहां पर वोट पाए हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सोचने की विषय, अपने अपने हिसाब, अपना अपना समीकरण, अपने अपने दलील। लेकिन गौतम इस वक्त क्या अपडेट लेके आए, उनके पास चल रहे हैं। गौतम बताएं, कहां खड़े हैं ब्रह्मानंद नेताम और फिलहाल क्या स्थिति अकबर राम कोराम की? गौतम, मुझे लग रहा है आसिफ गौतम तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। गौतम से एक बार फिर संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक कांग्रेस से हमारे साथ विनय शील जी बने हुए हैं। विनय शील जी, कांग्रेस पर आरोप लगा रही है बीजेपी कि दूसरे नंबर पर जो अकबर राम कोर्राम है वो दिखा रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जो दावे कांग्रेस करती थी, जो पैट का दावा करती थी, आदिवासी हितैषी कामों का दावा करती थी, उससे पिछड़ती जा रही है कांग्रेस। देखिए, इसमें दो बात है। एक तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख प्रवक्ता बगल में बैठे हैं और वो अपनी हार और अपनी पार्टी की छत्तीसगढ़ में स्थिति और विपक्ष की स्थिति पे चिंता छोड़ के वो ये बता रहे हैं कि एक निर्दलीय उम्मीदवार समाज से उतरे हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो पहली बात तो ये मान लेना चाहिए कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वॉकओवर दे दिया है और वो खुद लड़ने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे भी दिख रहा है, जैसे यहाँ अमित चिमनानी भाई ने कहा कि समाज से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उधर ईबीआई अलग काम कर रही है, उधर सीबीआई अलग काम कर रही है, ईडी अलग काम कर रही है। मतलब भाजपा तो छत्तीसगढ़ से ये मान चुकी है कि उसका वजूद खत्म हो चुका है, उसकी नीतियों को जनता ने बुरी तरह ठुकरा दिया है। अब दूसरी बात कि कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, किसी समाज से खड़ा होगा या निर्दलीय खड़ा होगा, देखिए ये लोकतंत्र में सबके पास इसकी अपॉर्चुनिटी होती है और मुझे लगता है कि किसी को भी इसको आजमाना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पे दो बात प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि एक तो हमने प्रचार नहीं किया, उसका विकल्प दिख रहा है कि हमारे वोट कितने आ रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि निर्दलीय साथी लड़ रहे हैं। अभी आपने कई लोगों के और नाम बताए, 19 लोग और लड़ रहे हैं। तो ऐसा तो हमेशा होता आया, तो अगर 19 लोग लड़ रहे हैं तब भी अगर हम 9,000 7 लोग तो रह गए, बाकी सब ने तो नामांकन के वापसी में तारीख में नाम ले लिए थे। अब सब 7 लोग हैं सर, एक नोटा मिला के 8। हाँ, 7 जो लड़ रहे हैं, जो जिन 7 का आप नाम बता रहे थे उन्हीं की बात मैं कह रहा हूं, वो लड़ रहे हैं ना। तो उनको जनता में क्या होता है कि हर कोई की पसंद में थोड़ा बहुत अंतर होता है, पर आप क्या देखते हो, बहुमत किसको मिलता है, किसकी नीतियों को जनता का समर्थन मिलता है, हमको मिल रहा है। इस पे हमें और कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब कल अगर कैंडिडेट खड़े हो तो लोग ये कहें कि ये विपक्ष है, भाजपा के मीडिया सेल के प्रमुख अगर ये कहें तो ये तो कांग्रेस की अपने आप में सबसे बड़ी जीत है कि भाजपा इस राज्य में विपक्ष के रूप में बची ही नहीं। मैं लौट रहा हूं आपके पास। गौतम, सरकार इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ भानु प्रतापपुर से हैं। गौतम, सरकार के साथ जा रही है जनता या फिर विपक्ष के साथ? 6 राउंड का जो है रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 6वें राउंड का मैं पहले बता रहा हूं, उसके बाद मैं कुल बताऊंगा। जी कांग्रेस आगे चल रही है और कांग्रेस को इसमें 16,133, अकबर राम कोर्राम को 9,153 और भाजपा को 7,117 वोट 5वें राउंड की स्थिति में मिले हैं। इसमें ये 3,617 वोट मिले हैं। वो कांग्रेस और घनश्याम जुर्री को 51 वोट मिले हैं। अभी तक के घनश्याम जुर्री को 51 वोट मिला है। डायमंड नेताम को 23 वोट मिले हैं। डायमंड नेताम को 23 वोट मिले हैं। देखने वाली ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि अभी फिलहाल जो 6वें राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें भी अकबर राम कोर्राम बीजेपी से ज्यादा आगे चल रहे हैं, यानी कि वो भी दूसरे नंबर पर बढ़त बनाए हुए हैं। अमित चिमनानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अपनी हार का ज्यादा दुख नहीं है क्या? अकबर राम कोर्राम के दूसरे नंबर पर आने की खुशी है? नहीं, देखिए, मैंने सबसे पहले ये कहा कि हम तो आने वाले राउंड में आगे बढ़ ही जाएंगे। इस बात को मैंने पहली लाइन में कहा। बाद में दूसरी बात मैंने उसमें जोड़ी
कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत सारा काम किया है, तो आदिवासी समाज से एक प्रत्याशी खड़ा होना और उस प्रत्याशी का वोट पाना, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। अगर कांग्रेस नहीं, अमित जी मुझे एक बात बताइए ना सर, आपने 2 बार कहा, मैंने सुना आपने कहा कि कांग्रेस के लिए चिंतनीय है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वाकई काम ना होने को लेके या आरक्षण को लेके अगर कांग्रेस को आदिवासी समाज दोषी मानता है, तो ये समर्थन आपके साथ भी तो जा सकता था। जो गांव-गांव कस्में खाई गई कोर्राम के समर्थन के लिए, गांव-गांव कस्में वो आपके नेताओं के लिए भी खाई जा सकती थी। आपको क्यों नहीं समर्थन दे दिया? अपना प्रत्याशी उठाने की क्या आवश्यकता पड़ी आदिवासी समाज को? देखिए, अभी आदिवासी समाज ने जो तय किया उस पे भाजपा ने शुरू से किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करने का काम नहीं किया। मैं अभी भी नहीं करूंगा। लेकिन अभी यहां साथी प्रवक्ता जो बात कर रहे थे कि सबको अधिकार होता है, चुनाव लड़ना चाहिए, ये आज जो बात कर रहे हैं इससे इतर बात की है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। इवन मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इनको सामाजिक काम करना चाहिए, ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और पेपर में इश्तिहार देकर के ये छपवाया गया कि कुछ चंद आदिवासी नेता कुछ चंद रुपयों में बिकाऊ हो गए, बिक गए। वो किनके लिए छपवाया गया था वो हमारे साथी प्रवक्ता आज क्लियर करेंगे। अब मैं बात करता हूं अपनी। सरकार इनकी चल रही है, सरकार विरोधी नीतियों से जनता परेशान है, सरकार के खिलाफ उनको एक आक्रोश प्रदर्शित करना था। वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से, वो अपने तरीके से सरकार को ये बताना चाहते थे कि हम आपके कितने खिलाफ हैं। ये उनका बताने का तरीका है। और ये उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के लिए क्या किया है वो इस उपचुनाव में पता चल गया है। और बीजेपी ने क्या किया है सर, ये नहीं लग रहा है आपको कि इसके परिणाम भी सामने दिख रहे हैं? हमारे पास समय है, हम कर लेंगे। ठीक है। विनयशील जी कांग्रेस से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनयशील जी, दूसरे नंबर पर अकबर राम कुर्राम, क्या आगामी दिनों में कांग्रेस के लिए चिंतनीय विषय हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक उपचुनाव का मामला है, भानु प्रतापपुर से वो लड़ रहे हैं। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाजपा अपनी चिंता छोड़ के, अपने आप को ठुकराया गया उसको छोड़ करके एक निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रही है। किसी भी भारत के चुनाव में, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे प्रदेश का चुनाव हो, कई निर्दलीय संगठन लड़ते हैं, उनको अपने समाज के कुछ वोट मिलते हैं। इन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान की बात कही, वो बयान तब आया जब भानु प्रतापपुर में ये खबरें छपने लगी कि भाजपा के जो सरपंच या भाजपा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो समाज के प्रत्याशी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको ही वोट दीजिए, हमको तो ऐसे भी नहीं जीतना है। उसके बाद ये बात राजनीतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि फिर समाज को समाज का काम करना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना है कि ये चुनाव उस दिन कांग्रेस जीत गई थी जिस दिन इन्होंने एक बलात्कार के आरोपी को प्रत्याशी बनाया। आप इस बात को गंभीरता समझिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस ने उस समय ये मुद्दा क्यों उठाया। अरे हमने मुद्दा नहीं उठाया। 3 साल पहले अगर किसी पे पास्को का आरोप लगा था तो जब आप किसी को टिकट दे रहे थे तो आपने इसकी जांच क्यों नहीं की? आपने एक बलात्कार के आरोपी को टिकट क्यों दिया? अच्छा, देने के बाद जब ये बात सामने आ गई तो आपने नैतिकता के नाम पे आपने उसको वापस क्यों लिया? मतलब भाजपा पहले बलात्कारियों का समर्थन करती थी, फिर उनको माला पहनाती थी, अब उनको प्रत्याशी बना के उतार दी। तो यही तो सवाल विनयशील जी बीजेपी पूछ रही है कि चलो उनको जानकारी नहीं थी, आप भी तो तभी नाम लेके आए जब कुछ रह नहीं गया। वरना आप अगर इतने जागरूक होते, आप ही कम से कम थोड़ा पहले बता देते तो शायद मौका भी रहता बीजेपी के पास, किसी और को, दुग्गा को वोट टिकट दे देते या किसी और प्रत्याशी को दे देते। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप मुझे ये बताइए कि किसी व्यक्ति के जीवन में उसने क्या अपराध किए या उसने क्या काम किया, जब वो सार्वजनिक जीवन में आता है तब उस पे लोगों का ध्यान जाता है। ये केस छत्तीसगढ़ का था नहीं, छत्तीसगढ़ का होता छत्तीसगढ़ सरकार तुरंत बता देती। ये केस झारखंड का था तो ये हमें कैसे पता चलता? पर जिस समय हमको जानकारी मिली या जिस समय लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को ऐसी जानकारी मिलती है कि कोई प्रत्याशी बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध है उसका आरोपी है, तो उसका